नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर दूसरा होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो व्याकरण के पद एवं भेद के बारे में ना हम लोग एमसीक्यू सीरीज़ करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दो, आप लोगों का क्लास क्रमांक फर्स्ट में ना आप लोगों का व्याकरण के पद एवं भेद के बारे में थ्योरी पढ़ाया था। उसके बाद जस्ट आप लोगों को बोला था ना कि दूसरा क्लास लाऊंगा, उसमें आप लोगों का इसी टॉपिक पर जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन पाएंगे तो उन तमाम क्वेश्चन का हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे बोल करके बोला था आप लोगों को। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्रकार से हम लोग थ्योरी पढ़ाए ना क्लास क्रमांक फर्स्ट में, तो उसी थ्योरी का ना आज हम लोग एमसीक्यू सीरीज करेंगे। मतलब जितने भी प्रकार से उसमें क्वेश्चन बन सकते हैं ना, उन तमाम क्वेश्चनों का हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। ताकि हम लोगों को क्या हो, थ्योरी प्लस एमसीक्यू करेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम लोगों को याद रहेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में नोट करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले आप लोगों को रिवीजन करते बन जाना, तो इसीलिए आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलना है। मैं जो जो चीज़ बोलूँगा केवल उन्हीं को आप लोगों को नोट करना है, सारी चीज़ों को नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, सीधा सीधा पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आज का ये जो क्लास ख़त्म हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है तुरंत ही मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड करने के बाद दोबारा एक बार आप लोग स्वयं से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा आपके तैयारी के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं। और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जोड़ना है, बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। स्वरों की संख्या है ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वरों की संख्या है तो स्वरों की संख्या कितना होता है जी? स्वरों की जो संख्या होता है ना वो 11 होता है। अब आप लोग बोलोगे कि सर स्वरों की जो संख्या होता है ना वो तो 13 होता है टोटल। तो एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अ से लेकर की औरत तक की, क्या? तो अ से लेकर की औरत तक की जो है ना वो स्वरों की संख्या माना जाता है, और ये जो संख्या है ना वो टोटल 11 है। और उसके अलावा अंगूर का और आहा का जो आप लोगों ने पढ़ते हो ना, वो क्या होता है? तो अंगूर का और आहा का जो होता है ना वो अयोगवाह होता है। क्या? तो अयोगवाह होता है। और अयोगवाह क्या होता है? तो अयोगवाह वह वर्ण होता है जो पूरी तरह से ना तो स्वर होता है और ना ही पूरी तरह से व्यंजन होता है। मतलब स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आने वाला जो वर्ण होता है ना, तो उसे क्या बोलते हैं? अयोगवाह कहते हैं। तो इसीलिए ना इसे स्वर के अंतर्गत नहीं रखा जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और अपने थ्योरी क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो स्वरों की संख्या है वो 11 है, उसके अलावा व्यंजन की जो संख्या है वो 33 है। दोनों को आप लोगों को बता चुका हूँ, तो ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक एक का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसे आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो इसको नोट करके रख लेना, आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक दूसरा का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप लोगों को मैंने बताया था ना जी, मूल स्वरों की संख्या कितना है, 4 है बोल करके। कौन कौन सा है ये भी आप लोगों को बता था। कौन कौन सा है मूल स्वर जो होता है वो? तो मूल स्वर बोलो या ह्रास्व स्वर बोलो, दोनों एक ही होता है। अ, ई और उ और त्री, ये जो चार प्रकार के जो वर्ण है ना, अ ई उ और त्री, ये चारों के चारों ना मूल स्वर कहलाता है या ह्रास्व स्वर कहलाता है। चाहो तो नोट करके रख लेना, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें प्रश्न घुमा करके भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा मूल स्वर है या कौन सा मूल स्वर नहीं है, हटाइए बोल करके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है मूल स्वर की संख्या जो होता है वो 4 होता है। और कौन कौन सा है? तो अ ई उ और त्री जो है ना वो मूल स्वर कहलाता है। आप लोगों को मैंने थ्योरी में भी बताया था इसीलिए। और लास्ट में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि इन ना अलग अलग प्रश्नों में कितना प्रश्न आप लोगों का सही होता है, ये जरूर बताइएगा, ठीक है। लगभग इसमें 30 से 35 प्रश्न है, तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए प्रश्न क्रमांक तीसरा को ध्यान से पढ़िए। हिंदी में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है। ऑप्शन ए 33 प्लस 2, ऑप्शन बी 33, ऑप्शन सी 34 या ऑप्शन डी 32।
तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 33 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में व्यंजन वर्णों की कुल संख्या कितना है? तो अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में आप लोगों को बताया हूँ ना कि हिंदी में व्यंजन वर्ण की जो संख्या है ना वो 33 है और स्वर वर्ण की जो संख्या है वो 11 है। दोनों को आप लोगों को याद रखना है बोल करके, और थ्योरी में भी बताया था। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़िए। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर का जो भेद होता है वो 2 प्रकार का होता है, बताया था ना थ्योरी में। कौन कौन सा 2 प्रकार के भेद हैं मात्रा के आधार पर? तो सबसे पहले ह्रासव स्वर होगा और दूसरा दीर्घ स्वर हो जाएगा। क्या? तो मात्रा के आधार पर स्वर की जो भेद है ना वो 2 प्रकार के होते हैं, पहला ह्रासव स्वर हो जाएगा और दूसरा दीर्घ स्वर हो जाएगा। तो दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5वां को पढ़िए। अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 7। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, 5। कैसे? अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार की होता है, आप लोगों को बताया था ना। कौन कौन सा होता है? तो संज्ञा के प्रकार को अगर बताओ ना तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा, चौथा भाववाचक संज्ञा और पांचवा पदार्थवाचक संज्ञा। तो संज्ञा जो है वो 5 प्रकार के होता है मुख्यतः, ये आप लोगों को याद रखना है, थ्योरी में भी बताया था। ठीक है, तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़िए। गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 2 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? गणना की दृष्टि से संज्ञाएं कितने प्रकार की होती है? तो गणना की दृष्टि से जो संज्ञा का प्रकार है ना वो 2 प्रकार के होता है, और कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले जो होगा ये यथार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा और दूसरा जो होगा वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहले यथार्थवाचक संज्ञा हो जाएगा और दूसरा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गणना की दृष्टि से संज्ञा के 2 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब। चलिए प्रश्न क्रमांक 7वां को पढ़िए। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 6 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनाम की जो संख्या है ना वो 6 हो जाएगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से हिंदी में सर्वनाम की जो संख्या है ना वो 6 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8वां को आप ध्यान से पढ़िए। हिंदी में कितने सर्वनाम है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न क्रमांक 8वां का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? तो हिंदी में अगर पूछा जाए कि कितने सर्वनाम हैं कुल बोल करके ना तो 11 प्रकार के सर्वनाम हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर प्रश्न इससे पहले वाला पूछता ना तो दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कैसे? तो 7वां को देखो, इसमें बोला गया है क्या? तो हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है बोला है, तो इसमें जो होगा वो 6 हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए हिंदी में कितने सर्वनाम है, थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। कैसे आप लोगों को कन्फ्यूज़न दूर करना है? देखो, दोनों प्रश्न लगभग लगभग सेम टाइप से बोला गया है, लेकिन ऑप्शन में इसमें डिफरेंस है। क्यों? इसमें 6 ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर 6 ऑप्शन नहीं दिया जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी 11 को लेना है। अगर ऑप्शन नंबर 11 नहीं रहेगा तो 6 रहेगा तो 6 को लेना है। दोनों को याद रखना है। आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना कि हिंदी में सर्वनाम 11 प्रकार के टोटल अलग अलग होते हैं, जैसे कि पहला मैं, आप, तू, वह, यह, कोई, कुछ, जो, क्यों, सो, कौन। तो इस प्रकार से सर्वनाम की पहचान के लिए 11 प्रकार के होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना है इसमें। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां को आप ध्यान से पढ़िए। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5।
तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? तो रचना की दृष्टि से क्रिया के मात्र 2 प्रकार के भेद होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले अकर्मक क्रिया होता है और दूसरा सकर्मक क्रिया होता है। तो क्रिया जो है ना वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10वां को पढ़िए। उत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 1। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्पत्ति की दृष्टि से धातु कितने प्रकार की होती है? तो उत्पत्ति की दृष्टि से धातु जो है ना वो 2 प्रकार की होता है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला कृत धातु और दूसरा तदिक धातु। क्या? तो सबसे पहले कृत धातु होता है और दूसरा तदिक धातु होता है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 11वां को पढ़िए। संयुक्त क्रिया के प्रकार है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 10। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संयुक्त क्रिया के प्रकार है। तो संयुक्त क्रिया के जो प्रकार है ना वो ऑप्शन नंबर बी 11 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 8 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी 8 होते हैं। और कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले विधिवाचक, दूसरा निषेधवाचक, तीसरा आज्ञावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक, छठवां संदेहवाचक और सातवां इच्छावाचक और आठवां संदेहवाचक वाक्य। तो इस प्रकार से अलग अलग 8 प्रकार के ना वाक्य होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 13वां को पढ़िए। संधि कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। क्या? तो सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। तो अगर केवल पूछा जाए ना कि संधि कितने प्रकार के होते हैं तो संधि 3 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अगर पूछा जाता प्रश्न कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? स्वर संधि कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के जो भेद होते हैं ना वो मुख्यतः 5 प्रकार के भेद होते हैं, आप लोगों को बताया था ना। और कौन कौन सा होता है? तो ये जो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं ना वो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यड़ स्वर संधि और पांचवा अयादि स्वर संधि। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, अगर प्रश्न पूछा जाए कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं या कितने प्रकार होते हैं तो वो 5 प्रकार होते हैं, याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाता कि संधि के कितने भेद होते हैं तो संधि के 3 प्रकार के भेद होते हैं, वो कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्वर संधि, दूसरा विसर्ग संधि और तीसरा व्यंजन संधि। तो इन तीनों को याद रखना है, दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को ध्यान से पढ़िए। समास के प्रकार है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 6 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समास के प्रकार है। तो समास के जो प्रकार है ना वो ऑप्शन नंबर ए 6 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो समास जो है ना वो मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले द्वंद्व समास हो जाएगा, दूसरा द्विगु समास हो जाएगा, तीसरा कर्मधारय समास हो गया, चौथा बहुव्रीहि समास हो जाएगा, पांचवा तत्पुरुष समास हो जाएगा और छठवां अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से समास के जो प्रकार होते हैं ना वो 6 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है
इसके लिए, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 को पढ़िए। प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर बी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रयोग की दृष्टि से समास के कितने भेद किए जा सकते हैं? तो प्रयोग की दृष्टि से ना समास के मुख्यतः 4 प्रकार के भेद होते हैं, या 4 प्रकार के भेद ना उसमें किए जा सकते हैं। कौन कौन सा होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। तो प्रयोग के आधार पर 4 प्रकार के समास होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? द्वंद्व समास कितने भेद होते हैं? तो द्वंद्व समास के जो भेद होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को मैंने थ्योरी क्लास में बताया था ना कि द्वंद्व मतलब लड़ाई ले लेना, और लड़ाई कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पटका पटकी होता है, छीना झपटी होता है, कूटम कुटाई होता है। बोला था ना आप लोगों को, ऐसे ही समझ लेना अगर आप लोगों को एकदम ही याद ना हो रहा हो तो। और ये जो द्वंद्व समास कौन कौन सा होता है, 3 अलग अलग प्रकार की, ये बताओ ना। तो सबसे पहले इतरेत्तर द्वंद्व हो जाएगा, दूसरा समाहार द्वंद्व हो जाएगा, और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा, ठीक है। भले ही नाम याद ना रहेगा, शुरुआती में चलेगा, लेकिन आप लोगों को प्रकार को याद रखना है कि कितने प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को अब ध्यान से पढ़िए। कर्मधारय समास के कितने भेद है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कर्मधारय समास के कितने भेद होते हैं? तो कर्मधारय समास के जो भेद होते हैं वो 4 प्रकार के भेद होते हैं। बोला था ना थ्योरी क्लास में कि कर्म जो होता है, वो काम जो होता है, वो 4 प्रकार के अलग अलग काम होता है। और कौन कौन सा कर्मधारय समास 4 प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला विशेषण पूर्व पद हो जाएगा, दूसरा विशेष से पूर्व पद हो जाएगा, तीसरा विशेषणोभय पद हो जाएगा, और चौथा विशेषज्ञोभय पद हो जाएगा। तो 4 प्रकार के कर्मधारय समास होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। संख्या को याद रखना है, भले ही नाम याद ना होना पहले में तो चलेगा, शुरुआती में केवल आप लोग संख्या को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को पढ़िए। हिंदी में कारक की संख्या है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर ए 8 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी में कारक की संख्या है, तो हिंदी में जो कारक की संख्या है ना, वो 8 प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। थ्योरी में भी बताया था ना 8 प्रकार के अलग अलग कारक को। सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। तो इस प्रकार से जो कारक की जो संख्या है ना, वो 8 प्रकार के कारक होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। संचारी भाव की संख्या मानी गई है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 33 या ऑप्शन डी 44। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो ऑप्शन नंबर सी 33 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संचारी भाव की संख्या मानी गई है, तो संचारी भाव की जो संख्या मानी गई है वो 33 है ना। जी हैं, आप लोगों को मैंने थ्योरी में जब रस पढ़ा रहा था तब आप लोगों को बताया था ना कि अगर रस के अव्यय या अंग पूछा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। क्या कौन कौन सा? तो स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव। और संचारी भाव की संख्या कितना है? 33 है, आप लोगों को बताया था ना उसी में। तो इसीलिए आप लोगों को याद रखना है, संचारी भाव की जो संख्या है वो 33 हो जाएगा। अगर रस के प्रकार पूछा जाता तो 9 प्रकार के होते हैं। अगर स्थायी भाव को पूछा जाता तो 9 प्रकार के होते हैं। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के अनुभव होते हैं। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो 33 प्रकार के होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों की जो संख्या ना, उसे आप लोगों को याद रखना है उसके बारे में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को ध्यान से पढ़िए। काव्य में रस की संख्या मानी जाती है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 9।
तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 9 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? काव्य में रस की संख्या मानी जाती है। तो काव्य में रस की जो संख्या है वो 9 प्रकार के ही ना रस होता है। जी हाँ, अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना रस के बारे में। तो देखो काव्य में जो रस की संख्या है वो 9 प्रकार होगा। कौन कौन सा? तो सबसे पहले श्रृंगार रस, दूसरा हास्य रस, तीसरा वीर रस, चौथा करुण रस, पांचवा भयानक रस, छठा रौद्र रस, सातवां विभत्स रस, आठवां अद्भुत रस और नौवां जो है ना वो शांत रस। तो इस प्रकार से काव्य में जो रस की संख्या मानी जाती है ना वो 9 प्रकार के रस होता है। आप लोगों ने 6वीं से लेकर के 9वीं तक की क्लास में इजी रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में हिंदी विषय में। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। रस के अवयवों की संख्या है। ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 6। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रस के अवयवों की संख्या है। तो आप लोगों को मैंने डिफरेंस बताया था ना। अगर प्रश्न में पूछा जाए कि रस के अवयव या अंग कितने हैं, तो रस के अवयव या अंग जो है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले स्थायी भाव, दूसरा विभव, तीसरा अनुभव और चौथा संचारी भाव। तो ये जो रस के अवयव या अंग पूछा जाए तो 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए कि रस के प्रकार कितने होते हैं, तो रस के अगर केवल प्रकार पूछा जाता ना तो वो 9 प्रकार के होते हैं। रस के जो प्रकार होते हैं वो, ठीक है। तो इन दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को याद रखना है। पूछा जाता है अक्सर जो है ना वो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। वात्सल्य रस और विभक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्रों में रसों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 या ऑप्शन डी 12। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 11 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर काव्य शास्त्रों में रसों की कुल संख्या कितनी है? तो वात्सल्य रस और भक्ति रस को मिलाकर के ना टोटल 11 होते हैं। ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। तो इसीलिए प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। तो प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर डी 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति की दृष्टि से जो शब्द के भेद होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले तत्सम हो जाएगा, दूसरा तद्भव हो जाएगा, तीसरा विदेशज हो जाएगा और चौथा देशज हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत्पत्ति की दृष्टि से ना जो शब्द के भेद है वो 4 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ठीक है। तो इसीलिए 4 जो है ना इसमें करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों को। अक्सर इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना वो पूछा ही जाता है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 25 को ध्यान से पढ़िए। रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? रचना के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है? तो रचना के आधार पर शब्द को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले सरल वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। क्या? तो सबसे पहले सरल वाक्य या साधारण वाक्य बोल सकते हो, दूसरा जो होगा वो मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर शब्द को ना 3 भाग में बांटा गया है। आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रत्यय होता है ना वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहले कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। मूलतः जो प्रत्यय है ना वो 2 प्रकार से होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए। सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन ए मूल सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन सी यौगिक सर्वनामिक विशेषण या ऑप्शन डी संकेतवाचक विशेषण। तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक विशेषण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सर्वनामिक विशेषण का भेद नहीं है। तो सर्वनामिक जो विशेषण है उसका जो भेद नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक विशेषण इसके अंतर्गत आ जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो ही प्रकार के ना होते हैं। जी हाँ, कौन कौन सा? तो सबसे पहले निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। आप लोगों को बताया था ना, जिसको गिना जा सके काउंटेबल होगा वो निश्चित संख्यावाचक होगा, जिसको गिना ना जा सके अनकाउंटेबल होगा वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। तो संख्यावाचक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को अब ध्यान से पढ़िए। विकारी कृदंत के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 1। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा 4। कैसे? विकारी कृदंत कितने प्रकार के होते हैं? तो विकारी कृदंत जो है ना वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, यह आप लोगों को याद रखना। और थ्योरी में भी आप लोगों को पढ़ाया था ना। तो कौन कौन से विकारी कृदंत होते हैं? तो सबसे पहले क्रियार्थक संज्ञा होता है, दूसरा कर्तृवाचक संज्ञा होता है, तीसरा वर्तमानकालिक कृदंत होता है और चौथा भूतकालिक कृदंत होता है। तो इन चारों को आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेना है, रटने की आवश्यकता आप लोगों को एकदम ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को पढ़िए। काल के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर सी 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? काल के कितने भेद होते हैं? तो ये तो आप लोगों को पता होगा जी। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, केवल 3 ही प्रकार होते हैं, ये तो पता होगा इजीली तरीके से आप लोगों को, है ना। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को पढ़िए। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। तो प्रश्न क्रमांक 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 5 इसमें करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वर्तमान काल के कितने भेद है? तो वर्तमान काल के जो भेद होते हैं ना वो 5 प्रकार के भेद होते हैं। आप लोगों को थ्योरी में बताया था ना, कौन कौन सा वर्तमान काल के 5 प्रकार के भेद हैं। सबसे पहले सामान्य वर्तमान काल, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल, तीसरा तात्कालिक वर्तमान काल, चौथा संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा संभाव्य वर्तमान काल। तो इस प्रकार से वर्तमान काल के मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं या 5 भेद होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को अब ध्यान से पढ़िए। भूतकाल के भेद नहीं है। ऑप्शन ए असंदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन बी संदिग्ध भूतकाल, ऑप्शन सी अपूर्ण भूतकाल या ऑप्शन डी आसन्न भूतकाल। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। असंदिग्ध भूतकाल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भूतकाल के भेद नहीं है, तो भूतकाल के जो भेद नहीं है ना वो असंदिग्ध भूतकाल इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं? तो भूतकाल के जो प्रकार होते हैं ना वो टोटल 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। अब आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 34 है तो इसको ध्यान से पढ़िए। वचन के कितने प्रकार है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो वचन के मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो सबसे पहला एक वचन हो जाएगा और दूसरा बहुवचन हो जाएगा। और संस्कृत में 3 प्रकार होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन हिंदी में केवल 2 ही प्रकार होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को बताया था इसके बारे में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। आज के अंतिम प्रश्न को, हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1 या ऑप्शन डी 2। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हिंदी व्याकरण में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 2 ही प्रकार के ना होते हैं। जी हाँ, पहला जो हो जाएगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, दूसरा जो हो जाएगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो हिंदी में, हिंदी व्याकरण में लिंग की जो प्रकार होते हैं ना वो केवल 2 ही प्रकार के होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में अब कैसे जुड़ सकते हो ये बताओ ना। तो सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए, सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा। मेरे प्रोफाइल में कमेंट करके आप लोग बोल
बोल सकते हो कि सर मेरे को व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके, तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा। उसके अलावा आपके स्क्रीन पर रैंडमली एक व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, वो भी मेरा ही नंबर है, तो उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ना है बोल करके। तो वहाँ से आपके नंबर को लेकर के ना सीधा सीधा आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप में डाल दूंगा, और जितना भी पाँचों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा ना, तो उस पाँचों सब्जेक्ट का जो पीडीएफ है वो अपने व्हाट्सअप ग्रुप में डाला करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से डाउनलोड करके दोबारा आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना जी, क्योंकि प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा अगर सब्सक्राइब करोगे तो। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।